कल हमने देखा है कि सम्राट अशोक के समय में इकोनॉमिकल स्टेटस क्या था राज्य का, समन राज्य का, और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महासमन सम्राट अशोक ने क्या नियोजन किया था, इन सारे बातों के ऊपर में चर्चा हुई। वो तो अशोक के पीरियड में, विशेष करके उस समय में, सम्राट अशोक के पीरियड में एक आदमी की मंथली जो इनकम हुआ करती थी वो 7,50,000 हुआ करती थी। मीन्स एक आदमी अगर जूते को पॉलिश भी लगाता होगा उस पीरियड में, या कोई काम भी करता होगा खेती बाड़ी का, तो उसका मंथली आमदनी 7,50,000 हुआ करती थी। और 84,000 लाख करोड़ रुपए उनका सालाना बजट हुआ करता था। तो इसका जीडीपी आप निकाल सकते हैं। इसका आधार क्या होगा कि अशोक के जो ये था कोषागार, जिसको रिजर्व बैंक बोलते, वो तक्षशिला में था। और तक्षशिला के उत्खनन में 36,000 करोड़ चांदी के सिक्के मिले, एक हो गया। उसका वैल्यूएशन वर्तमान में निकालिए। 100 करोड़ सोने के सिक्के भिक्षु संघ को दान देने के भी प्रमाण मिले हैं, उसका भी वैल्यूएशन वर्तमान के मुद्रा में निकालिए। और 30,000 पाउंड सोना और 50,000 कांस उस समय में कोरिया को दिया था। तो इन सब का वैल्यूएशन अगर वर्तमान में आप निकालते हैं तो उनके राज्य, समन राज्य का बजट कितना था और जीडीपी कितनी थी, और कितना एक आम आदमी की आमदनी कितना हुआ करती थी, ये पूरा निकल जाएगा। तो वर्तमान भारत में जो हम जी रहे हैं, हमारे आमदनी का बजट आपके साथ में आ जाएगा। ये एक बात होगी। दूसरी बात कि बाबा साहब ने अशोक के ऊपर में कहा है कि सम्राट अशोक एक बहुत ही सहिष्णु था। अन्य संप्रदायों को क्या बोलते कि उनके विचार प्रवाह को प्रवाहित करने के लिए उन्होंने अपने राज्य में आज्ञा दी थी, इसलिए बुद्धिज्म की बहुत बड़ी हानि हुई। सम्राट अशोक ने अन्य संप्रदाय के विचार प्रवाह को संचारित करने का मौलिक अधिकार दिया था, जैसे बाबा साहब ने आज वर्तमान के संविधान में अनुच्छेद 29 से लेके, मुझे लगता है 26 या 25 से लेके तो 30 तक दिया है। अगर ये नहीं करते, बाबा साहब भी नहीं करते तो, या अशोक नहीं कहते तो महानता की सूची में सम्मिलित नहीं हुए रहते। अगर वर्तमान में अगर आप यूनाइटेड नेशन का चार्टर्ड क्या बोलते कि वो ह्यूमन राइट्स को भी देखते हैं, तो उसमें भी सभी धर्मों का आदर सम्मान करने का, संप्रदाय के विचार प्रवाह का क्या बोलते कि आदर सम्मान करने का उल्लेख है। तो ये कोई नई बात नहीं है। बाबा साहब ने अगर वर्तमान संविधान में जो सहिष्णुता, अन्य संप्रदाय के विचारों को प्रवाहित करने की जो मौलिक अधिकार दिए थे, ये अशोक ने भी दिए थे। उसके साथ में आज वर्तमान में संविधान में जो भी बातें आ जाती है, जैसे कि अगर किसी कैदी को फांसी की सजा देने का दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो अपनी दया याचिका राष्ट्रपति के तरफ जो सबमिट करता है, तो ये प्रोविजन अशोक के पीरियड में भी थी। अशोक अगर उस समय का जो सुप्रीम कोर्ट, उस समय में तो इंटरनेशनल कोर्ट पाटलिपुत्र में था, आज तो जिनेवा में है, जाने दो छोड़ो, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस समय में भी अशोक के तरफ अपनी माफीनामा देने का अधिकार उस समय में कैदियों को था। तो आज वर्तमान में जो कहा जाता है कि भारतीय संविधान ये पश्चिम का क्या बोलते कि दस्तावेज है या उनका प्रभाव है, ये कहना भारतीय विद्वानों को शोभा नहीं देता। अगर उन्होंने गहराई से अगर सम्राट अशोक के शिलालेखों का अध्ययन अगर करते, तो निश्चित रूप से भारतीय संविधान सम्राट अशोक के संविधान का प्रतिबिंब है। ये एक चीज मैं आपके सामने में कहना चाहता हूं। अभी एक बात आती है कि 99 भाइयों को मार दिया। ये 99 भाई का जिक्र है और सूची कहीं पे भी नहीं है। ये महावंश में आ जाता है, लेकिन महावंश वाला 99 भाई बोलता है, लेकिन 3 ही भाइयों की सूची देता है, सुमित तक और अशोक और एक है। तो इन तीनों भाई के नाम मिलते, तो 99 भाई का जिक्र कहाँ से आया? अगर वो सूची हमको सबमिट मिल जाती है तो उस बात को हम एक्सेप्ट करेंगे, अन्यथा ये मिथक बातों को हम यहाँ पे क्या बोलते कि फिनिश कर देते हैं।
अशोक ये भी कहा जाता है कि सम्राट अशोक पहले हिंदू था, शिव का भक्त था। सम्राट अशोक की माँ ये धर्मा जो है शाक्य कुल की थी, और वो बुद्ध की अनुयायी थी, प्रबल अनुयायी थी। जिस माँ के बच्चे से बच्चा पैदा होता है, तो सबसे पहले माँ के ही संस्कार बच्चे के ऊपर में जाता है, माँ की संस्कार। तो निश्चित रूप से माँ ने बुद्ध का ही पाठ अशोक को पढ़ाया होगा। सेकेंड बात की सम्राट अशोक जब देवी जो शाक्य कुल की थी उसके साथ में विवाह किया था, तो वो भी बुद्ध की अनुयायी रही। तो पत्नी भी उसकी बुद्ध की अनुयायी रही है, अशोक उसकी माँ बुद्ध की अनुयायी, तो ये हिंदू होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। अशोक जब उज्जैन के उपराज्यपाल रहे, तो उस समय में उज्जैन में उन्होंने एक ट्रेड यूनिवर्सिटी का क्या बोलते कि यूनिवर्सिटी को उपराज्यपाल रहते हुए उन्होंने वहां पे यूनिवर्सिटी का निर्माण किया था। और शाक्य जो कुल की जो देवी थी, उन्होंने जो उज्जैन में एक स्तूपा बनवाया था, उसमें भी सम्राट अशोक का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस कहने का मतलब कि ये जो मिथक बातें हमारे कानों पे टकरा के जो दिमाग के भेजे में चली जाती है, और उसी बातों को हम संचारित करते या सुन के उन्हीं बातों को दोहराते हैं, तो ये योग्य नहीं है। सम्राट अशोक बचपन से ही बुद्ध के अनुयायी रहे, उनके ऊपर में बुद्ध के शिक्षा का प्रभाव रहा। कलिंग युद्ध के बाद में वो प्रैक्टिस में आ जाते हैं कि विश्व के अंदर में मानव कल्याण अगर कहीं करना है, तो निश्चित रूप से समन संस्कृति के माध्यम से ही होगा। समतामूलक समाज बोलो या और भी जो शब्द देना है आप दीजिए, ये समन संस्कृति के विचारधारा से ही होगा। ये बात कलिंग युद्ध के बाद में उनको समझ में आने के बाद में वो प्रैक्टिस में आया, और इस समन संस्कृति को, समन विचारधारा को, विचार प्रवाह को उन्होंने सारे विश्व में फैलाया। तो ये होगी 6 बातें। आज मैं विशेष करके रक्षा नीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के ऊपर मैं बात करूंगा। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध किया, ये सबको मालूम है, लेकिन कलिंग युद्ध का पश्चाताप का शिलालेख को कहां पे स्थापित करते हैं? कंधार में। कलिंग युद्ध तो आज के वर्तमान उड़ीसा धौली धौली जो है, भुवनेश्वर वगैरह है, वहां पे हुआ। लेकिन उसका पश्चाताप उन्होंने कांधार में क्यों स्थापित किया, पश्चाताप का शिलालेख? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म को स्वीकारने के बाद में, समन विचारधारा को स्वीकारने के बाद में देश पंगु हुआ और सेना निष्क्रिय हो गई। सत्ता क्या बोलती कि उन्होंने युद्ध न करने की घोषणा के वजह से विदेशी आक्रमणकारियों ने, विदेशी लोगों ने या विदेशियों ने हमारे भारत के ऊपर में हमला किया। विशेष करके मैं आपको बताऊंगा कि 185 बीसी तक विदेशी आक्रमण भारत में कभी हुए ही नहीं। पूरे इतिहास को खगाल डालो, कोई नहीं आया। सिकंदर वो सिंध नदी तक आया, पोरस ने उसको वहां अपना, और वो चंद्रगुप्त मौर्य ने वहां से उसको भगा दिया। वो तो वर्तमान भारत में आया ही नहीं, वर्तमान भारत में कभी आया ही नहीं वो। तो ये जो मिथ्या आरोप लगाते हैं कि सम्राट अशोक ने कि शस्त्र त्याग दिए, युद्ध करना छोड़ दिया, मीन शस्त्र त्याग दिए, उसके वजह से भारत पंगु हो गया, गुलामी के खाई में चला गया, ये फालतू की बातें। उन लोगों ने कांधार में जो शिलालेख जिसके ऊपर में कलिंग युद्ध के पश्चाताप को उन्होंने वहां पे जिक्र किया है, उत्कीर्ण किया है, उसमें लिखा है कि कलिंग युद्ध में इतने लोग मर गए, इतने अपाइज हुए, इतना खून खराब हुआ, और सच्ची विजय ये धम्म विजय है। मीन समंग संघ की जो विचार प्रवाह, उसमें वो सच्ची विजय है। वो वहां पे लिखने की क्या जरूरत है अशोक को? होली की बात को उन्होंने कंधार में लिखा। आज वर्तमान जो अफगानिस्तान है, कंधार वगैरह आपने नाम सुना होगा, कंधार वगैरह, वहां पे शिलालेख में लिखने की क्या जरूरत है भैया? वो बता रहा है अपने पड़ोसी मुल्कों को, और वो भी सोच रहे हैं अरे भैया इसने कलिंग युद्ध में इतनी हानि होगी, जन हानि होगी, इतने अपाहिज हो गए, इतने मर गए, इससे इसके तरफ, इसके साम्राज्य के ऊपर अगर आंख उठाने का साहस अगर हमने कर दिया, तो ये कलिंग के जैसे कुचल दिया। कलिंग में सब
कुचल दिया वैसे हमको भी कुचल देगा। वो उनको आगाह भी कर रहा है कि इसके तरफ मेरे तरफ देखने का दृष्टिकोण भी समझ लो, लेकिन सच्ची विजय काय में है? समन संस्कृति में है, क्या बोलते कि धम्म विजय में है। ये बहुत बड़ी रक्षा नीति उसकी हुआ करती थी। अंतरराष्ट्रीय संबंध उनके इतने बेहतर थे कि पड़ोस के मुल्क कभी उसकी तरफ यह क्या बोलते कि आंख उठाकर देखने का साहस नहीं करते थे। उन्होंने वहां उन देशों के अंदर में रोड बनवाए, हॉस्पिटल्स बनवाए, आयुर्वेदिक क्या बोलते कि जड़ी बूटियों की बहुत सारी औषधियों का उन्होंने निर्माण किया। तो ये इतना बड़ा कार्य सम्राट अशोक का उस समय में रहा। तो एक आज का जो सब्जेक्ट था बड़ा अच्छा था उनका, लेकिन उनके प्रश्न को प्रॉपर ये नहीं दिए कि समन संस्कृति यहाँ भारत देश से लुप्त कैसे हुई। तो ये बहुत बड़ा विषय है, ये बहुत बड़ा विषय है। लुप्त नहीं हुई, उसका ब्राह्मणीकरण किया गया। और कैसे गणपति तो आप लोग बोलते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में उसको अष्टविनायक भी बोलते हैं, मीन्स आर्य अष्टांगिक मार्ग का वो प्रतीक है। बरोबर है। उसको दुख हरता भी बोलते हैं, मीन दुखों से मुक्ति करने वाला भी बोलते हैं। महादेव जो शंकर बोलता है, शिव शंभु बोलते हैं उसको। तो ये सब जो है हमारे जो महापुरुष रहे या बुद्ध रहे, इनको किस प्रकार से उन्होंने काल्पनिक देवी देवताओं में कन्वर्ट किया, ये बहुत बड़ा विषय है। ये एक एपिसोड में समाप्त नहीं होने वाला है। तो आज जितना मुझे कहना था अशोक के बारे में मैंने कह दिया, क्योंकि इसके ऊपर में मेरी बुक तो है, सम्राट अशोक उनका स्वर्णिम प्रबुद्ध भारत, इसमें पूरे डिटेल्स है। इतना डिटेल्स बताने की मुझे आवश्यकता नहीं लगती यहाँ पे, क्योंकि ये एकेडमिक पार्ट है और रिसर्च का पार्ट है। तो जो भ्रम भातियां है वर्तमान के अंदर में आम जनता में और विशेष करके हमारे में भी, उन भ्रम भ्रांतियों को दूर करने के लिए मैंने इन छोटी छोटी बातों को लेके मैंने अपनी बात को यहाँ पे रखा। अभी अपने पास में 12 मिनट रखे हुए हैं, किसी के कोई प्रश्न हो गए 3 दिन के लिए तो वो मुझे बोल सकते हैं। कल विशेष करके कल मुझे फोन आया था कि महिलाओं की क्या स्थिति रही अशोक के पीरियड में, उसके पहले में, समन के पहले में वगैरह। तो कल विशेष करके महिलाओं के ऊपर मैं विशेष क्या बोलते कि अपनी बात को रखूंगा। लेकिन आज जितना भी कल का, आज का, 2 दिन पहले का, आज का, इन तीनों दिनों को लेके अगर कोई प्रश्न वगैरह हो तो अभी अपने पास में 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट के अंदर में उसको समाप्त कर देते हैं। तो प्रश्न पूछिएगा आप प्लीज। Now ask to me questions regarding to the last two episode plus 2 days. साधु साधु सर, साधु सर। अभी सर मैं आपसे क्वेश्चन सर। साधु साधु, बहुत बढ़िया सर। पूछे सर एक प्रश्न रख सकता हूँ सर? जी जी सर रखें। सर वो बुद्ध अशोक, सम्राट अशोक समय में जो हमारा जीडीपी वाज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, दैट इज 32%। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? प्लीज रिपीट इट अगेन सर। जीडीपी ज्यादा हुआ। देखिए अशोक के पीरियड की जीडीपी और उस समय का व्यापार, ये मुख्यतः हमारा सिल्क रूट से इंटरनेशनल लेवल पे चलता था। ओके। और उस समय में भारत में सबसे ज्यादा सिल्क ज्यादा हुआ करता था। और इसके पूरे डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो एक डॉक्टर अमर्त्य सेन का बुक है, फ्रीडम करके है, वो फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा, इसमें आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। उन्होंने चाणक्य के नीति को पूरी तरह से खारिज किया। उन्होंने ये भी कहा कि चाणक्य ही वाज द क्या बोलते सस्पेक्टेड पर्संस, जो भी है वो अशोक की देन है इकोनॉमिकल। तो उसमें पूरे डिटेल्स आपको मिलेगा, तो आप उसको ढूंढ लीजिए। अदरवाइज मेरे बुक में वो सारे रेफरेंसेस आपको मिल जाएगा। लेकिन उस समय का जीडीपी हमारा लगभग 25% अबाउट था एज पर द माई कैलकुलेशन। ओके, अन्य यहाँ विचार अपने
अन्य स्कॉलरों का क्या मत रहा, क्योंकि ये सब अनुमान है, क्योंकि उस समय में मैं नहीं था, आप भी नहीं थे। ये सारी बातें हमारे तरफ जो आ रही है, एक तो किताबों के माध्यम से आ रही है या आर्कोलॉजिकल एविडेंस के माध्यम से आ रही है। और इसमें होता क्या है कि मैं अपनी बात को अलग शब्दों में एक्सप्लेन करता हूं, आप किसी और शब्दों में एक्सप्लेन करोगे, तो उसके वजह से इन सारे बातों का जो है आकलन होता है। बाकी इसमें कुछ खास बात नहीं है। जी सर, थैंक यू। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। किशोर पगार सर आइए। सर पगार जी सर, सर, संगनवानी सर। संगम सर बोलिए मेरा सर। मेरा ये प्रश्न था कि जैसे सम्राट अशोक ने अपने बच्चों को श्रीलंका भेजा, तो उसपे श्रीलंका में वहां पे उनका इफेक्ट क्या रहा? तो क्या उसके पहले क्या वहाँ कौन सा धर्म या क्या चीजें चल रही थी श्रीलंका में? देखिए, श्रीलंका में सम्राट अशोक ने सर्वप्रथम अपना बेटा महेंद्राजी को भेजा, बाद में पुत्री को भेजा, अपने बेटी को भेजा, और संघमित्रा ने बोधि वृक्ष लेके वो चले गई वहां पे। तो महेंद्रा के पहले, मीन्स उस समय में राजा तिष्य, ये राजा हुआ करता था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द महेंद्रा। But now the before the Mahindra and before the Tisha king, वहां पे कौन सा क्या बोलते कि संप्रदाय और विचार प्रवाह काम करता था, इसके अभी तक मुझे तो कोई जानकारी नहीं है, और मेरे पढ़ने में कुछ भी नहीं आया इस संदर्भ में। मैंने खगाला बहुत, महावंश भी बहुत खगाला, तो राजाओं की कहानी मिल रही है वहां पे, कौन राजा है, क्या राजा है, लेकिन वो किस विचार प्रवाह के साथ में वो काम करते थे, इस बारे में कोई जानकारी मुझे महावंश में, दीपवंश में, अशोकादान में नहीं मिली। तो मैं निश्चित रूप से जो जानकारी मुझे पता नहीं है और मैं वो आपको बता दूं तो वो गलत होगा। मेरा यही था कि तिस्स राजा का नाम जो था श्रीलंका में, तो राजा था तिस्स, वहां तक ही हमारे पास में जानकारी, उसके आगे कुछ होगी आपके पास? करेक्ट। उसके पहले का नहीं है, क्योंकि महावंश में भी नहीं मिलता कि वो कौन से विचार प्रवाह के साथ में चलते थे। क्या वो पहले ही बुद्ध के विचार प्रवाह में थे क्या? मीन जब बुद्ध को बोधि संबोधि प्राप्त हुई तो उस समय में ही वहां चले गए थे क्या? उनका विचार प्रवाह चला गया था? एक बात आती है, यू आर करेक्ट, आ गया ध्यान में मुझे कि एक बात आ जाती है, पहाड़ है वहां पे, और वहां पे पैर है ना, क्या बोलते हैं, प्रतिकृति है वहां पे, और उसकी पूजा जो है मुसलमान भी करते हैं, और इधर के भारत के बौद्ध भी करते हैं, और विश्व क्या बोलते हैं कि भारत के जो ब्राह्मण विचार प्रवाह में प्रबलित है ना, जो है जिसको हिंदुत्व बोलते हैं, वो भी वहां पे करते हैं। तो वो डिटेल्स मुझे वो पहाड़ का नाम नहीं आता है, लेकिन वहां पे बुद्ध के पैर के रूप में ही वहां के श्रीलंका के लोग ये भी मानते कि बुद्ध यहाँ पे आए थे, लेकिन बुद्ध श्रीलंका चले गए थे, इसका जिक्र त्रिपिटक में नहीं है। तो वो किस आधार पे बोलते हैं वो अभी भी मैंने बता रहा हूं, लेकिन जहां तक मेरा व्यक्तिगत एक सवाल है, क्योंकि कुछ एविडेंस मुझे वहां पे राहुला यूनिवर्सिटी से मिले हैं कि बुद्ध के हयात में ही पन्या नाम का एक बौद्ध भिक्षु थे जो सीरिया चले गए थे, और जेरूसलेम में मृत सागर है, वहां पे उन्होंने 4 बौद्ध विहार बनवाए थे। तो उसके एविडेंस मुझे राहुल यूनिवर्सिटी से मिले हैं, उसके ऊपर में मैंने काम किया है, वो पूरे डिटेल्स है मेरे बुक के अंदर में। तो बुद्ध के हाथ में बुद्ध की शिक्षा ये पूरे विश्व में फैल गई थी, इसकी जानकारी हमें कुछ एविडेंस के माध्यम से मिलती है। नहीं सर, मेरा मानना ये है में तिष्य के बारे में, तो तिष्य तक मुझे जानकारी है, लेकिन उसके पहले की जानकारी मेरे पास में नहीं है। मेरा ये मानना है कि उन्होंने जो अपने पुत्र को और पुत्री को वहां भेजा, वो तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा है। तो वहां पे वो प्रचार प्रसार के माध्यम से इतना वो परफेक्ट हुआ वहां पे वो काम, कि आज भी श्रीलंकन जो है वो बौद्ध कंट्री में माना जाता है। यस करेक्ट। तो उसके पहले का कुछ मिलता नहीं है, पर वहाँ जो बौद्ध धर्म का जो उन्होंने बात किया है, वहाँ उन्होंने इस तरह से अच्छी तरह से फैलाया, इसलिए वहाँ कुछ और चलता होगा, पर वो प्रचार प्रसार के माध्यम से वहाँ बहुत अच्छी तरह से बौद्ध धर्म फैल गया है, ये मेरा मानना। यस करेक्ट होता है। जी सर, लेकिन एक बात है, पूरे त्रिपिटक के अंदर में बौद्ध धर्म ये शब्द नहीं मिलता है।
या बौद्ध धम्म, ये भी शब्द नहीं मिलता है पूरे त्रिपिटक में। नहीं, धम्म का प्रचार है वो। हाँ, और बौद्ध धर्म, वो जो धम्म का बौद्ध धम्म बोलते हैं वो शब्द ही मूलतः गलत है, गलत है, धम्म धम्म का बोल प्रचार है। सकते हैं आप। और वहां पे कुछ ऐसे प्रमाण भी मिले हैं कि सम्राट अशोक को वहाँ देवानाम पिय पियदस्सी ऐसे कुछ शिलालेख में लिखा गया है वहां पे। है अभी रिसेंटली मिला हुआ है, वो रिसेंट तो मिला है, उनका, मुझे लगता है कि 6-7 महीना पहले मिला है। हाँ, तो लेकिन ये करेक्ट है, देवानाम प्रिय प्रियदर्शी जो नाम है, दिस नेम बिलोंग टू द अशोका, नो डाउट एट ऑल। जी सर, बस इतना ही जानना था। बहुत बहुत साधुवाद। जी सर, बहुत बहुत साधुवाद सर आपका भी। अनूप कुमार राय सर, आप आइए सर, आपका हैंड रेज है। अनूप कुमार राय सर। नमामि सर। सर मुझे ये जानकारी लेना था सत्यजीत सर आपसे कि सम्राट अशोक के समय में कौन कौन से धर्म प्रचलित थे, क्या उस समय हिंदू धर्म या सनातन धर्म की कोई अस्तित्व था, या किस तरह के कितने संप्रदाय के लोग थे उस समय कि जो किस प्रथा को मानते थे, ये जानकारी Yes, you are good, very nice questions. I agree with you. As per my research, 84,000 जो स्तूपास बनाए गए वो घने आबादी के क्षेत्र में बनाए गए, और एज पर द रेफरेंस ऑफ द महावंश 80 करोड़ पॉपुलेशन उस समय में थी। इन 80 करोड़ पॉपुलेशन में नियर अबाउट 95% लोग ये समन विचारधारा से प्रभावित थे। उसके बाद में दूसरे नंबर पे थे जैन, जिसको निग्रोध बोलते थे उस समय में, वो थे, लेकिन वो अल्प थे, क्योंकि जैनियों को भी सम्राट अशोक ने एक गुफा दान करने का उल्लेख उनके शिलालेखों में हमको मिलता है। तीसरे नंबर पे थे आजीवक, उनको भी सम्राट अशोक ने गुफा दान देने का जिक्र आता है, संप्रति ने भी उसको दिया है। ये तीसरे नंबर की पॉपुलेशन है। और सबसे अल्प अगर कोई रहे, वो जिसको बमन बोलते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं, या जो भी आपको नाम देना है, वो थे, वो अल्प थे, लेकिन इनका जनमानस के ऊपर में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं था। ये बात क्लियर हो जाती है, बाबा साहब का बुक है द क्रांति प्रतिक्रांति में, और डॉक्टर भांडारकर का एक बुक है अशोक नाम का, वहां पे भी ये बात क्लियर हो जाती है। एक चाइनीज ऑथर है, उसने भी अशोक के ऊपर में काम किया है, उनके भी बुक में ये बात क्लियर हो जाती है कि उस समय में ब्राह्मणों का, बमनों का, उनके विचारधारा का प्रभाव जनमानस के ऊपर में नहीं था। वो अल्प थे, वो पददलित की तरह थे। ये हमको इतना हो जाता। कहने का मतलब ये कि नंबर 1 पे समन थे, नंबर 2 पे जैन थे, नंबर 3 पे आजीवक थे, और नंबर 4 पे तुम्हारा बमन थे। और ये 4 प्रमुख संप्रदाय थे, क्योंकि अशोक ने इनको ब्राह्मण धर्म कहीं नहीं यूज किया ये शब्द, आजीवक धर्म ये शब्द प्रयोग नहीं किया। उन्होंने इतना ही कहा है धम्म और संप्रदाय 4 थे, मीन्स समन, ब्राह्मण और न्यूग्रोथ, और तुम्हारा क्या बोलते कि आजीवक। धर्म समन, कोई जात भी नहीं था, और हिंदू का भी अस्तित्व नहीं था, और सनातन का भी अस्तित्व नहीं था। हिंदू नाम आफ्टर 7th सेंचुरी एडी में आता है, 10वीं शताब्दी में आते हैं, वो मुस्लिम आक्रमणकारियों के माध्यम से शब्द आता है। जी सर। बट नाउ द बिफोर द 7th एडी के पहले, 7वीं सदी के पहले, द ऑल पीपल्स इन मेजॉरिटी दे वाज द समन। वो भले ही फिर वो वज्रयान में घुस गए होंगे, या महायान को फॉलो कर रहे होंगे, कोई क्या बोलते कि तंत्रयान को फॉलो कर रहे होंगे, कोई सहजयान को फॉलो कर रहे होंगे, दैट इज द डिफरेंट पार्ट। But now they are all the peoples now following the Saman संस्कृति। It is clear। उसका लुप्त होने का, या फिर उसका ब्राह्मणों ने बहुत व्यवस्थित ढंग से समन संस्कृति का ब्राह्मणीकरण किया है। आज वर्तमान में जिसको आप हिंदुइज्म कहते हैं, वो हिंदुइज्म नहीं है। द पार्ट ऑफ दी क्या बोलते विपुत्रीकरण है, उसका क्या ब्राह्मणीकरण किया उन्होंने। किस आधार पे? उन्होंने कुछ बातें वज्रयान के साथ में जोड़ी, कुछ बातें उन्होंने महायान से ली, कुछ बातें तंत्रयान से ली, कुछ बातें सहजयान से ली। और इसका पुख्ता सबूत जो है, ये सब करने का मुख्य केंद्र बिंदु था कुर्सान,
जो उस समय में क्या बोलते हैं कि मध्य एशिया में था, जिसको आज वर्तमान में किर्गिजिस्तान के नाम से जाना जाता है। वो केंद्र बिंदु था समन संस्कृतियों को क्या बोलते कि ब्राह्मणीकरण में कैसे कन्वर्ट किया जाए, वो मुख्य केंद्र बिंदु वहां था। ये जी बहुत सर। लंबा इतिहास है, लेकिन मेरा जो थिंकिंग है कि भाई जो हो गया सो हो गया, अभी जाने दो, लेकिन जो ऐसे बचा परिवार है इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए और कैसे हम अपनी अस्तित्व को कायम किया जाए, ये मेरा मुख्य सवाल, मेरा ये है दृष्टिकोण है। ठीक है सर, एसपी प्रयाग सर का हैंड है। एसपी प्रयाग सर आप आए। संगनमय सर, अभी कल जो है ना, लिंक में या चैट में किसी ने डाली थी, हमारे जो उस समय की जो शिल्प कलाएं थी 18 थी, शायद आपने भी बोला था सर। तो आज कुछ उस पे प्रश्न आ रहे थे कि उसमें एक दो नाम लिए किसी ने, फिर मैंने कहा और भी नाम नहीं है, जैसे चरमकार या सुनार या सोने का जो काम करते थे, इवन किसान का भी नाम नहीं था उस 18 की लिस्ट में। तो वो थोड़ा कुछ पूछना चाह रहे थे, कुछ लोगों के प्रश्न आ रहे थे सर। उस समय में जो शासन व्यवस्था में भिन्न भिन्न प्रकार के जो लोग काम करते थे, तो उनको किन नामों से जाना जाता था, वो पूरा एक चैप्टर है उस शिलालेखों में, उसमें सारी चीजें मिल जाती है आपको। प्रशासन में आज वर्तमान में प्रशासन में 3 साल के बाद में जो ट्रांसफर होती है अधिकारी वर्ग का, ये अशोक के पीरियड में भी 3 साल में ही होती थी। शासन प्रशासन में जो ऑडिट होता है वो अशोक के पीरियड में भी ऑडिट होता था। रज्जू क्या ना, आज का वर्तमान में जिलाधिकारी जिसको आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बोलते हैं, आयुक्त जिसको बोलते हैं, उस समय में अभी वर्तमान में आयुक्त बोलते हो, हम लोग कमिश्नर बोलते हैं, आयुक्त हम बोलते हैं, संभागीय आयुक्त बोलते हैं, उस समय में उसको आयुक्त बोला करते थे। ये चौराहों के ऊपर में माइलस्टोन होता है, वो अशोक के पीरियड में भी हुआ करता था। मैसूर से लेके खोतान तक उन्होंने लंबी सड़क बनवाई थी। काय के लिए बनवाई थी? व्यापार के लिए बनवाई थी, जिसको शेरशाह सूरी ने ग्रैंड रोड के नाम से फिर बाद में आगे डेवलप किया। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ये भूली दास्तान है, सुनने के लिए बड़ा अच्छा लगता है कि भाई हमारा ऐसा था, लेकिन उसको अभी वर्तमान में कैसे विकसित किया जाए, तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो विकास कैसे किया जाए, हमारी क्या मैकेनिज्म होगी, इतना सा प्रश्न था में भी सर, बात तो करूंगा। 18 जो बताए थे ना शिल्प कलाएं, शिल्प, हाँ शिल्प। तो वो उसमें ये 3-4 जो मुख्य है, जैसे हम हमारे लोग करते हैं कि चरमकार, इसका काम नहीं होता था क्या, या सोने का नहीं होता था, या किसानी का जो खेती बाड़ी है, ये सब होता था। उनके शिल्प या ये काम के बारे में नहीं लिखा हुआ। नहीं होता था। देखिए बहुत सिंपल बात है कि अशोक के पीरियड में जो स्तूपा बनवाए गए थे, और स्तूपा के अंदर में जो बुद्ध की अस्थियां रखी गई, तो उसमें बहुत सारे सोने के क्या बोलते कि मणि मिलते हैं, बहुत सारे क्या ये रत्न हमको मिलते थे। तो ये काम होता होगा ना उस समय में, जैसे तुम्हारी क्या बोलते हैं विशाखा नहीं था, तो लोगों ने किसी ने कहा था बस, और कोई बात नहीं है सर। ये सब होता था, ये नई बात नहीं। और ये कलाएं और शिल्प है, तो नेचुरली जैसे सोने का कला के उस पे कुछ न कुछ काम तो था, जैसे रथ बनाने का काम जो है इसमें। सम्राट अशोक का जो महल था ना, अशोकाराम जिसको हम बोलते हैं, वो पाटलिपुत्र में था, आज का वर्तमान पटना में। और उसका जो डिजाइन जो किया था, आर्किटेक्चर था, वो महास्तवीर इंद्रगुप्त था, इंद्रगुप्त करके था। मीन्स उस समय के जो समन बौद्ध भिक्षु थे, वो मात्र त्रिपिटक तक सीमित नहीं थे, बल्कि वो डॉक्टर भी थे, इंजीनियर भी थे। सम्राट अशोक के पुत्र का जो कुणाल नाम का जो बेटा था, जिसकी आंखें तक्षशिला ने निकाली थी, उनके आंखों की रोशनी फिर से वापस अगर किसने लाया होगा, तो उस समय में बौद्ध भिक्षु क्या बोलते कि घोष नाम का था। मीन्स ही वॉज अ स्पेशलिस्ट, सर्जन था। तो ये जो हमारे सामने में जो पिक्चर बना दिया शमनों का कि समन बौद्ध भिक्षु, दैट इज द त्रिपिटकधारी, परित्राण पाठ, पूजा अर्चना, दैट इज द रॉन्ग। उस समय हमारे बौद्ध भिक्षु डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, एग्रीकल्चरलिस्ट थे, मैनेजमेंट में परफेक्ट थे, सभी विषयों में वो परफेक्ट है, दैट इज द शिल्प।
और उसकी पूरी कौन से शिल्प क्या है, ये पूरा विनय पिटक में आपको मिल जाएगा। जय भीम सभी को, जय भीम, जय 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 भीम सर समन। सिर्फ मुझे साहब को पूछना है, चंद्रिकापुरी साहब को खाली बताना है कि जब भी हम श्रीलंका जाके आए तो उधर हर गुफा के बाहर गणपति का मंदिर था, उसका कुछ मतलब होता है क्या? अभी वहां पे गणपति, थाईलैंड में भी गणपति चला गया, मलेशिया में भी गणपति चला गया, अभी बहुत सारे चाइना में गणपति दिखाई देता है, और उसके बाद में तुम्हारा क्या बोलते कि जापान में भी दिखाई देता है, साउथ कोरिया में भी दिखाई देता है। एक्चुअली गणपति का जो आर्कोलॉजिकल एविडेंस हमको मिलता है वो मिलता है इंदौर में, और वो मिलता है 8वीं सदी के बाद में। उसके पहले में हमको गणपति का कहीं पे भी अस्तित्व दिखाई नहीं देता। और गणपति के बारे में जो धारणा है भारतीय मनमानस में, जनमानस के मनमानस में जो ठुसी गई है, वो एक कल्पनाओं के आधार पे है, और कल्पना भी अगर की जाती है तो उसके लिए हमको कुछ न कुछ घटनाएं भी होनी बहुत आवश्यक है, तभी हम कल्पना कर पाएंगे। तो बुद्ध को किस प्रकार से उन्होंने गणपति के रूप में ढाला, और जो नाम उनको दिए गए वो सब बुद्ध के ही नाम आते हैं। अष्टविनायक, दैट इज द बुद्ध। अभी आपका प्रश्न है कि भाई श्रीलंका में जो बातें आए आपने देखा है गणेश, तो उसका मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि श्रीलंका में वो गणपति का किस दृष्टिकोण से उन्होंने वहां पे स्थापित किया, वो विषय मेरे पास में अभी तक आया नहीं। थाईलैंड में जो गणपति हमको दिखाई देता है, उन्होंने वहां पे कैसे, किसने पहुंचाया और किस उद्देश्य से उसकी पूजा की जाती है, या किस उद्देश्य से उसको वहां पे स्थापित किया, ये जानकारी हमारे पास में नहीं है। और बहुत सारे भारतीय लोग, विशेष करके जो समन साथी है, जो विदेशों में घूमने के लिए जाते हैं, कभी उनको ये सवाल भी नहीं पूछोगे कि भाई आपने गणपति तो रखा है यहाँ पे, तो इसको किस उद्देश्य से यहाँ पे स्थापित किया, और आपका क्या इस संदर्भ में आपके बारे में विवेक बुद्धि है, तो ये क्वेश्चन उनको करना चाहिए, लेकिन कोई करता नहीं। तो आपने कहा है तो निश्चित अगर मेरा जाना हुआ श्रीलंका या और भी कोई देशों में, या उधर से कोई मेरे पास में आते हैं, तो मैं उनको पूछूंगा कि भाई ये कैसे, क्या करके, आपने किस उद्देश्य से इसको स्थापित किया है, आप देखने का दृष्टिकोण क्या है गणेश को। हम तो इसको काल्पनिक मानते हैं, लेकिन आपको, आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं, तो ये सवाल मैं पूछ के मैं उसके ऊपर में कुछ न कुछ लिखने का प्रयास करूंगा। लेकिन आज के डेट में मेरे पास में कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्यों, किस दृष्टिकोण से वहां पे स्थापित किया है। ठीक सर, बहुत साधुवाद सर। आगे हैंड है सर, समन कतर सिंह सर का। जी सर, संगम नमामि। संगम नमामि सर। सर मेरा प्रश्न है कि बुद्धिज्म में महायान और हीनयान शब्द की कैसे उत्पत्ति हुई और किस सिद्धांत पर उत्पत्ति हुई, इसको मैं जानना चाहता हूँ। देखो, हीनयान मीन्स हीन है ये नहीं है, हीन मीन्स छोटा है, महायान मीन्स वो बड़ा है। लेकिन हीनयान का अर्थ है, हीन ये शब्द मीन्स हीन है, ये बिल्कुल गया गुजरा है, ऐसा नहीं होगा। हीन मीन्स छोटा है। और जिस भारत में जिस परंपरा को, शमन परंपरा को हम एक्सेप्ट किया है, वो थेरवाद के व्यू ऑफ पॉइंट से एक्सेप्ट किया है। महायान का जो क्या बोलते हैं कि उगम स्थान जो है वो खुरसान है। खुरसान जो मध्य एशिया में बहुत बड़ा सेंटर, इराक के, ईरान में आता है, वो है। और वहां से महायान की उपज हुई। अशोक के पीरियड में भी कुछ महायानी रहे, लेकिन अशोक ने उसको चीवर वगैरह उतार के फिर बाद में उनको थेरवादा को पूरे विश्व में फैलाया। लेकिन आज वर्तमान में महायान के द्वारा जो बुद्धिज्म का प्रचार और प्रसार विश्व स्तर पे हो रहा है, तो अच्छा ही है। लेकिन दो बातें इसके अंदर मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं कि महायान के अंदर भी पंचशील के साथ में किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, अष्टशील के साथ में किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, 10 शील के साथ में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हुई। महायान ये जो पाठ है, ये बोधिसत्व का पाठ है।
मीन्स कि मैं बोधिसत्व बन के मैं बाद में अनंत बौद्ध सम्यक संबुद्ध बनूंगा और लोगों का लोकल कल्याण करूंगा। थेरवाद में कि मैं कैसे अपने दुखों से मुक्त हूं और किस प्रकार से मैं अनंत लेवल को प्राप्त करूं, ये पार्ट हो गया और उनका बोधिसत्व का पार्ट है। लेकिन बुद्ध के शिक्षा के साथ में, विशेष करके सीलों के साथ में, महायान में किसी प्रकार का कोई क्या बोलते कि छेड़छाड़ नहीं की गई, क्योंकि महायान त्रिपिटक में ये भी कहा गया है कि बुद्ध के हयात में महायान इतिहास में ये भी कहा गया है कि बुद्ध के हयात में 1500 क्या बोलते कि क्या बोलते कि बौद्ध विहार बने थे। और थेरवाद में जिसको आपने हीनयान ये शब्द प्रयोग किया, इसके अंदर में ये कहा गया है कि बुद्ध के हयात में 7 के 8 बौद्ध विहार बने। तो ये बहुत सारी बातें हैं कि महायान के त्रिपिटक में एक सुरगम करके सूक्त आता है, सुरगम नाम का। इस सुरगम सूक्त में जो बाबा साहब ने बुद्धाइज्म धम्मा में जो लास्ट में जो 4 प्रतिज्ञा दी है कि ये पूरे भूमंडल के लोग वगैरह, ऐसे शायद आपको पता है, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, वो जो प्रतिज्ञा है वो सुरगम सूक्त की है महायान की। बाबा साहब का बुद्धाइज्म धम्म 3 बातों से बना हुआ है। एक है थेरवाद, उसके बाद में वज्रयान का भी प्रभाव है और महायान का भी प्रभाव है। तो जितनी जानकारी थी कतार सिंह जी, तो मैं वो आपको बताया। इससे ज्यादा जो मेरे पास में मैं वही बताऊंगा, जो है नहीं मेरे पास में तो मैं वो नहीं बता पाऊंगा। और वो फालतू लंबी बात करने में कोई मतलब भी नहीं है। गलती हो जाएगी तो मैसेज रॉन्ग हो जाता है समाज के अंदर में और भटकाव शुरू हो जाता है। राइट सर, अब तक हम जो जान पाए हैं वो बताया जा रहा है कि जो हीनयान है, छेड़छाड़ तो उसमें भी नहीं हुई जो पंचशील में, अष्टशील में और 10 परमिताएं में, और महायान में दोनों है। पर महायान को तंत्र विज्ञान के साथ जोड़ा गया है, जो दलाई लामा जी उसके साथ जुड़े हुए हैं। नहीं, दलाई लामा का जो पार्ट है वो तंत्र ये है, वज्रयान है, महायान नहीं। महायान आपको ईस्ट एशिया में मिलेगा, वो वज्रयान है। तिब्बतियन बुद्धिज्म दैट इज द वज्रयान। और हम जो यहाँ पढ़ाया जा रहा जो प्रचलन में है, वो प्रचलन में ये है कि जो नहीं, ये हमारे मानस में बात चली गई कि दलाई लामा जो पढ़ाते हैं वो महायान है, एक्चुअली वो तंत्रयान है। जी जी, धन्यवाद। नहीं, सॉरी वज्रयान है, सॉरी वज्रयान है। ओके, तो धन्यवाद सर। संगम नमः। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं, दरअसल क्या है, वैसे तो जो पढ़ता है वो बताता है, और कई बार जो लिखा हुआ होता है वो दूसरों का लिखा हुआ होता है, तो लिखे हुए को सत्य नहीं मानना चाहिए। क्योंकि जो हीनयान जो शब्द है वो बेसिकली इसका मतलब नीच या छोटा या तुच्छ नहीं है। ही का मतलब पाली में एक अवयव है, फिक्स टर्म है। ही का मतलब होता है निश्चित, वास्तविक, जो इंडीड है, जो ओरिजिनल है। तो जब ये चेंज हुए थे, झगड़े हुए थे इनके अंदर, भिक्खुओं के अंदर, तो उसमें 10 बातें वो बदलना चाहते थे जो वास्तविक बातें थी उसकी। उन्होंने जो विनय के नियम थे उनमें 10 नियमों को घटाना जोड़ना चाहते थे, बदलना चाहते थे, वो उन्होंने बदले। तो उनके साथ में ज्यादा लोग हो गए, तो ज्यादा लोगों को पाली में महा बोलते हैं, और कम लोग रह गए। पर जो कम लोग रह गए उनको किसी भी हालत में नीच या तुच्छ या छोटा नहीं बोल सकते थे वो, क्योंकि वो वास्तविक लोग थे। इसलिए पाली में एक ही शब्द चलता है, यान माने मार्ग होता है, तो वो ही यान इसलिए बोला जाता है उसमें। बाकी किताबों की सारी बातें जो लिखी होती हैं वो हमारे हिसाब से नहीं होती हैं। मुझे इतना कॉन्फिडेंस, बोलिए सर आप। आज वर्तमान में ये भी शब्द गायब हो गया, हीनयान। अभी तो थेरवाद बोलना शुरू कर दिया उसको, और थेरवाद इज द करेक्ट शब्द। हाँ, वो थेरवाद बोलते हैं, बेसिकली वो स्थिरवाद भी बोलते हैं, स्थिर जो रहते हैं। और थेर स्थिर से ही थेर बना है, स्थिर को आधा करके थेर बोलते हैं। स्थिरवाद, स्थिर की जगह थीरवाद कर दिया उन्होंने। तो थेरावादा जो स्थिर रहते हैं, जो अपने बात से हिले नहीं कभी, और जो हमेशा पुरानी बात पे विनय पीटक पे चलते हैं, वही थेरावादी आते हैं।
तो महाथेरावादी उनको बोल देते हैं जो ज्यादा पालन करते हैं, बड़ा पालन करते हैं। तो मतलब वही है सर इसका। मैं डॉक्टर चंद्रिकापुरे से थोड़ा ये पूछ रहा था कि आप काफी टाइम से जुड़े हैं सर, और समर संघ की एक्टिविटीज की काफी देखते रहते हैं और पूरे भारत में भी जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा 1-2 मिनट में थोड़ा बताएं कि आपको क्या लगता है कि समन संघ जो है उस जो पूरे भारत की स्थिति और कुछ देखते हुए क्या आप इसको कैसा मानते, ठीक है रास्ता, या कैसे, आप थोड़ा सा बताएं सर। देखो, मैं समन संघ की फिजिकल मीटिंग जो है, पहली बार मैं यहाँ पे नागपुर में नाग लोग है ना, वहां पे अटेंड किया था और वहां से मैं जुड़ चुका हूँ। तो वहां पे जो समन संघ का उत्साह जो मैंने देखा, मुझे काफी प्रभावित हुआ कि विदाउट एनी प्रोपोगंडा इतने सारे लोग अपने ही खर्चे से वहां पे आए और सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और कोई यहाँ पे अध्यक्ष नहीं, सचिव नहीं। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड, और मैं वहां से काफी जुड़ चुका हूँ। पोर्टल पे मैं देखता हूँ मैक्सिमम, तो वो चाहे फिर वेस्ट बंगाल का हो या उड़ीसा का हो या तुम्हारा झारखंड का हो, इनको इंग्लिश हिंदी आसानी से समझ जाती है। पंजाब का हो, आसानी से इंग्लिश समझ जाती है, वो पंजाबी में भी बात कर लेगा तब भी वो बात समझ में आ जाती है। लेकिन साउथ में वैसा नहीं है, साउथ में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हाँ, जिसको तमिल आ जाती है तो उसको मलयालम पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तमिल और मलयालम में सिर्फ मात्र 1% का ही अंतर है, ज्यादा नहीं है, लिपि डिफरेंट है। उसी जी सर। प्रकार कर्नाटक का अपना कन्नड़ और तुम्हारा इधर तेलंगाना का क्या बोलते कि तमिल नहीं आएगा, तेलुगु, इसकी स्क्रिप्ट सेम है लेकिन बोली भाषा, स्पोकन लैंग्वेज डिफरेंट है। हमको तमिलनाडु में अगर किसी को हमने अगर अच्छा बनाते हैं तो निश्चित रूप से मलयालम मीन्स केरला जो है वो कवर हो जाए, क्योंकि लैंग्वेज में ज्यादा डिफरेंट नहीं है। जैसे एमपी का हिंदी और यूपी का हिंदी और बिहार का हिंदी, कुछ शब्दों का अंतर है। यहाँ पे एमपी में बोलेगे करेला और वहां पे यूपी में बोलेगा किया, जी बस ये इतना ही डिफरेंट है।